स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झारर एग्जाम में। आज हम झारखंड जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड के प्रणाली एवं संचार व्यवस्था को पूरी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, क्लासिफिकेशंस, डेटा और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। बिल्कुल। और आज का ये टॉपिक सच में बहुत स्कोरिंग है। हाँ, लेकिन इस विषय की गहराई में जाने से पहले मैं एक ऐसी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी जो शायद ही किसी ने सोची हो। कल्पना कीजिए दूसरे विश्व युद्ध का समय है। अच्छा। हाँ, और जापानी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उन्हें रोकने के लिए झारखंड के घने जंगलों के बीच एक गुप्त हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अरे वाह, ये तो आप पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया हवाई अड्डे की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हमारे राज्य का सच्चा इतिहास है। आज इस चर्चा में हम ऐसे ही कई हैरान करने वाले तथ्यों और पूरे राज्य के परिवहन और संचार के उस विशाल जाल को डीकोड करेंगे जिसने इस क्षेत्र का भूगोल बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी चर्चा को गहराई से समझने के लिए ना हमें एक मूल सिद्धांत याद रखना होगा। भूगोल ही परिवहन तय करता है। अगर हम परिवहन को किसी राज्य का शरीर मान लें तो सड़कें उस शरीर की धमनियां हैं, मतलब आर्टरीज हैं। राइट। लेकिन सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि सड़कें धमनियां हैं। असल में जैसे धमनियां शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, वैसे ही सड़कें सुदूर गांवों तक अर्थव्यवस्था की ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ। राज्य में नदियां कहाँ हैं, खदानें कहाँ हैं, यही तय करता है कि सड़कों का जाल कैसा होगा। बहुत सही एनालॉजी है ये। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम इस सड़क के जाल को बांटकर देखें तो ये मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा है। राष्ट्रीय हाईवे यानी NH, राजकीय हाईवे यानी SH और ग्रामीण सड़कें। बिल्कुल। और अगर हम ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक राज्य में 32 राष्ट्रीय हाईवे हैं जिनकी कुल लंबाई करीब 3,500 किलोमीटर है। हाँ, हालांकि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यानी NHAI, उनकी वेबसाइट इसे 3633 किलोमीटर मानती है। ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन देखिए, इस पूरे जाल की जो सबसे अहम रीड है ना, वो है NH20। जिसे पहले NH33 के नाम से जाना जाता था ना। बिल्कुल सही। NH20 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 358.7 किलोमीटर है। अब सिर्फ इसकी लंबाई मत देखिए, इसका असर देखिए। ये कोडरमा के बरही से शुरू होकर उड़ीसा सीमा पर जयंतगढ़ तक जाता है। मतलब ये पूरे राज्य को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ रहा है। और इसके उलट जो सबसे छोटा है वो है NH143H, जो महज 6.5 किलोमीटर का है। और इसी नेटवर्क में NH19 भी शामिल है, राइट, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है और राज्य को बड़े महानगरों से जोड़ता है। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा होना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य गठन के वक्त जो सड़क घनत्व था वो मात्र 67.74 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर था, जो अब 2024-25 में बढ़कर 186.2 किलोमीटर हो गया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। कागज पर तो बड़ी छलांग है, लेकिन अगर हम हजारीबाग जैसे जिले को देखें जहां घनत्व सिर्फ 86.24 है, तो क्या ये विकास जमीनी स्तर पर बहुत असंतुलित नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, विकास असंतुलित दिखता है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, जनसांख्यिकीय जरूरतें इस घनत्व को तय करती हैं। इसे समझने के लिए हम देवघर जिले का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा, जहां घनत्व पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। देवघर में सड़क घनत्व 386.58 है। इसके बाद कोडरमा 326.74 और गोड्डा 301.49 पर है। अब सवाल यह है कि देवघर में इतनी सड़कें क्यों हैं? इसका कारण वहां का धार्मिक और पर्यटन महत्व होना चाहिए। एग्जैक्टली। देवघर बाबा बैद्यनाथ का धाम है। वहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है।
तो उस विशाल जनसैलाब को संभालने और सुगम यातायात देने के लिए वहां सबसे सघन सड़क नेटवर्क का होना एक मजबूरी भी है और अर्थशास्त्र की जरूरत भी है। मतलब इंसानी जरूरतें ही बुनियादी ढांचा तय करती हैं, पॉइंट है। हाँ, और इसी बुनियादी ढांचे को और रफ्तार देने के लिए 2015 में शाज यानी स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ झारखंड की स्थापना हुई थी। और इसी संस्था ने राज्य में 6 हाई स्पीड कॉरिडोर की योजना बनाई है ना? बिल्कुल, जिनकी कुल लंबाई 1367 किलोमीटर है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ 6 सड़कें नहीं हैं, ये 6 अलग अलग आर्थिक लक्ष्य हैं। जैसे हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बेंगाबाद से चतरा होते हुए दुमका तक 393 किलोमीटर लंबा है, ये सिर्फ जिलों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि कृषि को सीधे बाजारों तक पहुंचा रहा है। हाँ, और उसी तरह एक 270 किलोमीटर लंबा टूरिस्ट कॉरिडोर भी है जो खूंटी, नेतरहाट और तमाड़ को जोड़ता है। मतलब नेतरहाट जैसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थल तक सुगम पहुंच का सीधा असर वहां की टूरिज्म इकोनॉमी पे पड़ेगा। राइट। और बाकी कॉरिडोर्स भी अपने क्षेत्रों की खास जरूरतें पूरी करते हैं। जैसे 121 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर है जो सिंदरी और निरसा के औद्योगिक इलाके को साहिबगंज से जोड़ता है। सही कहा। और 275 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बरलंगा, कोडरमा, चाईबासा होते हुए उड़ीसा सीमा तक जाता है। इसके अलावा एक 140 किलोमीटर का सेंट्रल कॉरिडोर भी है जो डोभी और चतरा से रांची को जोड़ता है। बिल्कुल। और आखिरी है 170 किलोमीटर का पवित्र टूरिस्ट कॉरिडोर जो डुमरी और देवघर से रजरप्पा तक जाता है। ये सब तो बेहतरीन हाई स्पीड सड़कें हो गईं, लेकिन एक भौगोलिक सच्चाई ये भी तो है कि दामोदर घाटी की खदानों से जो लाखों टन कोयला और खनिज निकलता है उसे ट्रकों में भरकर हाईवे से नहीं ले जाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा किया गया तो ये नई चमचमाती सड़कें कुछ ही हफ्तों में टूटकर बर्बाद हो जाएंगी। इस भारी वजन को उठाने के लिए जमीन पर लोहे की पटरियां बिछाना अनिवार्य था। और यही वो बिंदु है जहां से झारखंड में रेलवे का इतिहास शुरू होता है। ब्रिटिश काल में 1862 में सबसे पहली ट्रेन कलकत्ता से राजमहल के बीच चलाई गई थी। हाँ, और राजमहल का चुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि गंगा नदी के किनारे होने के कारण ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अंग्रेजों को खनिजों के दोहन के लिए एक तेज लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी। इसी जरूरत के कारण तो 1865 में गिरिडीह में रेलवे साइडिंग का काम शुरू हुआ था, जो 1871 में जाकर पूरा हुआ। बिल्कुल, राज्य में रेलवे का जन्म ही भारी खनिजों और उद्योगों के कारण हुआ है। इसके बाद 1907 में पुरुलिया रांची मार्ग खुला और फिर 1911 में रांची लोहरदगा मार्ग खुला। हाँ, और आज वर्तमान स्थिति ये है कि 2024-25 के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2394 किलोमीटर हो चुकी है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि धनबाद राज्य का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम राज्य का मानचित्र देखें तो एक चीज बहुत साफ दिखाई देती है। रेलवे का ये पूरा जाल दामोदर और स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्रों में बहुत घना है। ये घनत्व सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं है, है ना? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। देखिए, दामोदर और स्वर्णरेखा घाटी का ये पूरा क्षेत्र कोयला, लोहा और अन्य भारी खनिजों का गढ़ है। अब जहां सबसे ज्यादा खदानें और स्टील प्लांट होंगे, वहीं से कच्चे माल को देश के बाकी हिस्सों तक भेजने के लिए सबसे ज्यादा मालगाड़ियों की आवश्यकता होगी ना। सही बात है। इसी भारी परिवहन के कारण ये इलाका भारतीय रेलवे के लिए एक आर्थिक पावर हाउस है। राइट। और इतने बड़े नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक वर्गीकरण भी बहुत अहम है। राज्य में 2 मुख्य रेलवे जोन सक्रिय हैं। हाँ, पहला है पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। बिल्कुल। और धनबाद डिवीजन इसी जोन के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 5 नवंबर 1951 को हुआ था। ये डेट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जोन है दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। हाँ, और इस जोन के अंतर्गत 2 डिवीजन आते हैं। पहला रांची डिवीजन, जिसका गठन 1 अप्रैल 2003 को हुआ, और दूसरा चक्रधरपुर डिवीजन, जिसका गठन 14 अप्रैल 1952 को हुआ था। दोस्तों, अगर आप झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स JSSC या JPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने शुरू किया है झारखंड फाउंडेशन कंप्लीट AI कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स,
चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट्स और झारखंड जीके कंप्लीट स्पेशल नोट्स। हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं ताकि तुरंत प्रैक्टिस हो जाए और चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। साथ ही आपको मिलेगा झारखंड जीके का कंप्लीट स्पेशल नोट्स, जो पूरी तरह विजुअल फॉर्मेट में बनाया गया है, जिसमें मैप्स, फिगर्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और डायग्राम्स के साथ टॉपिक्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया गया है। ये नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही ले चुके हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में हमारे एप्लीकेशन पर पूरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ स्पेशल नोट्स चाहिए तो मात्र 199 में नोट्स भी अवेलेबल हैं। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और सिर्फ नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। याद रखिए, प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी तभी सिलेक्शन स्ट्रांग होगा। चलिए अब जमीन पर सड़कों और रेल के सफर के बाद थोड़ा आसमान की तरफ चलते हैं। हाँ, वायु परिवहन। शुरुआत में ही हमने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाकुलिया के उस गुप्त हवाई अड्डे का जिक्र किया था। बिल्कुल, पूर्वी सिंहभूम का वो इलाका पूर्वी मोर्चे के करीब था, इसलिए सामरिक दृष्टि से ये हवाई अड्डा जापानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए बनाया गया था। ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना है, और ऐतिहासिक नजरिए से जमशेदपुर का सुनारी हवाई अड्डा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां 1940 में पहली बार विमान उतरा था। सही कहा। लेकिन देखिए, अगर हम राज्य के मुख्य नागरिक उड्डयन की बात करें तो वो रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से शुरू होती है। इसका निर्माण 1941 में हुआ था। ये राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और देश में इसे 27वां स्थान प्राप्त है। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज की सबसे बड़ी उड़ान देवघर हवाई अड्डा है। 300 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एयरपोर्ट 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटित किया गया। हाँ, और इसे उड़ान योजना के तहत देश के 68वें एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। मुझे यहाँ एक बात को लेकर हमेशा उलझन होती है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि उड़ान योजना के तहत 10 साल तक वैट सिर्फ 1% रहेगा और राज्य सरकार मुफ्त अग्नि और सुरक्षा सेवा देगी। आम इंसान की जिंदगी में इस 1% वैट का क्या मतलब है? देखिए, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। इसका सीधा असर आम यात्री की जेब पर पड़ता है। विमान कंपनियों का जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी हवाई जहाज का ईंधन। अच्छा, तो जब राज्य सरकार इस ईंधन पर टैक्स घटाकर मात्र 1% कर देती है तो एयरलाइंस के लिए उस एयरपोर्ट से उड़ान भरना बहुत सस्ता हो जाता है। जब उनका खर्च कम होगा तो वो टिकट के दाम भी कम रखेंगी। अब समझ आया। टिकट सस्ता होगा तो आम आदमी भी हवाई सफर कर पाएगा। एग्जैक्टली। यही उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना का अर्थशास्त्र है। मतलब टैक्स वे छूट सीधे तौर पर हवाई चप्पल पहनने वाले इंसान को हवाई जहाज तक पहुंचाने का जरिया है, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए राज्य में और भी कई हवाई अड्डे हैं। बिल्कुल, जैसे दुमका में सिद्धू कानू हवाई अड्डा है, धनबाद में मैथन और बरवाड़ा हवाई अड्डे हैं। हाँ, और बोकारो हवाई अड्डा, हजारीबाग और गिरिडीह हवाई अड्डा भी इसी लिस्ट में आते हैं। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने इंसानों और सामान के परिवहन की बात की, लेकिन परिवहन सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं होता, सूचनाओं का भी होता है। संचार व्यवस्था। हाँ, संचार व्यवस्था एक तरह से किसी भी राज्य के नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। जिस तरह शरीर का नर्वस सिस्टम दिमाग से सिग्नल लेकर हाथ को बताता है कि कब क्या करना है, उसी तरह संचार नेटवर्क पूरे लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। एकदम सही। ट्रेन कब लेट है, ट्रकों को किस रूट से जाना है, या किस गांव में इंटरनेट पहुंचने से कोई नया लघु उद्योग शुरू हो सकता है, ये सब इसी नर्वस सिस्टम पर निर्भर है। और इस नर्वस सिस्टम का जो सबसे पुराना रूप है वो है हमारी डाक व्यवस्था। झारखंड डाक सर्कल की स्थापना राज्य गठन के कुछ समय बाद ही 12 जनवरी 2001 को हो गई थी। हाँ, और आज पूरे राज्य में कुल 4580 डाकघर हैं जो दूर दराज के इलाकों तक सूचनाएं और बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रहे हैं। और रेडियो की बात करें तो राज्य में 16 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में लोहरदगा, गोड्डा और साहिबगंज में 101.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेडियो स्टेशन भी शुरू किए गए हैं। देखिए, रेडियो का जिक्र आते ही एक और बहुत गहरी बात सामने आती है। रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये संस्कृति और विलुप्त होती स्थानीय भाषाओं को बचाने का एक बहुत ही मजबूत हथियार है। इस बात से मुझे असुर मोबाइल रेडियो की याद आती है,
10 जनवरी 2020 को नेतरहाट में इसकी शुरुआत की गई थी। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, बल्कि असुरी भाषा को संरक्षित करने का एक जमीनी प्रयास है। जब मुख्यधारा की मीडिया या इंटरनेट पर किसी विलुप्त होती आदिवासी भाषा को जगह नहीं मिलती, तो ऐसे छोटे रेडियो अपनी लोक कथाओं और गीतों के जरिए उस भाषा की आत्मा को जिंदा रखते हैं। ये सच में तकनीक का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। इसी तरह शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे रांची विश्वविद्यालय का अपना कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो खांची, जो 90.4 FM पर बजता है। हाँ, इसे 8 मार्च 2020 को यानी महिला दिवस के मौके पर शुरू किया गया था। इसका स्लोगन हम सबका रेडियो, रेडियो खांची पूरी तरह से ये दर्शाता है कि ये समुदाय के लिए बनाया गया माध्यम है। सही कहा। और जहां तक दृश्य माध्यमों की बात है, तो रांची के रातू रोड में 25 सितंबर 1984 को दूरदर्शन केंद्र की स्थापना सूचना प्रसारण की दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था। कि परिवहन और औद्योगिक नेटवर्क्स ने किस तरह पूरे भूगोल की पहचान ही नहीं बल्कि शहरों के नाम तक बदल दिए हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब किसी वीरान जगह पर रेलवे लाइन बिछती है, तो वो सिर्फ एक पटरी नहीं होती, वो उस जगह का भाग्य लिख रही होती है। जमशेदपुर से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आज जिसे हम टाटानगर रेलवे स्टेशन कहते हैं, 1907 में वो महज एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम काली माटी था। और जमशेदपुर शहर का नाम साक्षी हुआ करता था। हाँ, लेकिन जब टाटा समूह ने वहां लोहे और इस्पात का विशाल कारखाना लगाया, तो पूरे इलाके का स्वरूप ही बदल गया। बिल्कुल, इसी औद्योगिक योगदान का सम्मान करते हुए 2 जनवरी 1919 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेदजी टाटा के नाम पर कालीमाटी स्टेशन का नाम टाटानगर और साक्षी का नाम जमशेदपुर रख दिया। मतलब एक उद्योग और एक रेलवे स्टेशन ने दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान घड़ी। इसी तरह चक्रधरपुर शहर का इतिहास भी जोड़ा है। हाँ, 1820 में राजा घनश्याम सिंह देव ने अपने पिता चक्रधारी सिंह देव के नाम पर इस शहर को बसाया था, जो आज दक्षिण पूर्व रेलवे का एक बेहद महत्वपूर्ण डिवीजन है। और आदित्यपुर का नामकरण राजा आदित्य प्रताप सिंह देव के नाम पर हुआ। ये तथ्य हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। लेकिन आज का राज्य सिर्फ पटरियों पर नहीं दौड़ रहा है, वह डिजिटल युग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एकदम सही बात है। क्या आप जानती हैं कि राज्य का सबसे पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? बोकारो जिले का कसमार प्रखंड। बिल्कुल, ये डिजिटल सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रमाण है। जब एक गांव इंटरनेट से जुड़ता है, तो वहां का किसान सीधा मंडी के भाव जान सकता है और युवा विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और एक आखिरी बात जिसने मेरा ध्यान खींचा है, वो है लॉजिस्टिक्स में एक नया रिकॉर्ड। धनबाद के थापर नगर स्टेशन के पास भारत का पहला पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल उठता है। तकनीकी शब्दों से परे जाकर देखा जाए तो एक साधारण मालगाड़ी में कोयला लादने और इस गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में असल में क्या फर्क है? देखिए, ये फर्क मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का है। साधारण स्टेशन पर जब माल आता है, तो उसे ट्रकों से उतारकर गोदाम में रखने और फिर ट्रेन में लादने में बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। समझ रही हूँ। लेकिन गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में सड़क, रेल और गोदाम सब कुछ एक ही एकीकृत सिस्टम से जुड़े होते हैं। ट्रक सीधा टर्मिनल के अंदर आता है, बिना किसी देरी के माल सीधा ट्रेन पर लोड होता है और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से ट्रैक होती है। मतलब इससे परिवहन का समय और लागत दोनों बचते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, जो राज्य पूरी दुनिया में जमीन के नीचे दबे अपने खनिजों और भारी भरकम कोयला परिवहन के लिए जाना जाता था, आज वो वाईफाई गांवों, कम्युनिटी रेडियो और मल्टी मॉडल टर्मिनल्स के जरिए एक डिजिटल हाईवे बना रहा है। क्या बात है। तो सवाल यह है कि आने वाले कुछ दशकों में राज्य का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पटरियों पर ज्यादा दौड़ेगा या ऑप्टिकल फाइबर पे? दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप झारखंड जीके का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ झारखंड जीके के स्पेशल नोट्स ही लेने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ये पूरी तरह विजुअल फॉर्मेट में बनाए गए नोट्स हैं, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।